हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिविल प्रेपमेंट चैनल पर। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। दोस्तों, ये हमारा अक्टूबर महीने का करंट अफेयर होने वाला है। हम सितंबर तक के करंट अफेयर कर चुके थे और मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि अब मैं इसको थोड़ा लेट हो गए, क्योंकि कुछ एंगेजमेंट्स ऐसी हो गई जिसको मैं अवॉइड नहीं कर पाया। अब इस वीकेंड तक हम अक्टूबर और नवंबर के सारे करंट अफेयर कवर कर देंगे और उसके बाद जो हम नेक्स्ट मंथ वाइज दिसंबर, जनवरी, फरवरी हम कंटिन्यूस करेंगे और हम एमसीक्यू सेशंस भी लेके आया करेंगे फॉर करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं अपने यूपी पीसीएस 2026 के लिए। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट है ना। उसके बाद जो यूपी पीसीएस 2025 वाले लोग हैं मेंस के लिए, उनके लिए भी आई एम प्लानिंग टू कवर पेपर 5 और पेपर 6। तो उसके लिए भी मैं अभी अ, अपना अपनी तरफ से प्रिपरेशन में लगा हुआ हूँ। और उसके अलावा जो सीसेट वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी मैथ्स, जिसको मैथ्स में प्रॉब्लम आती है, उसके लिए अ, छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक का, मतलब टफ टू मॉडरेट या मॉडरेट या कैन यू कैन से ईजी टू टफ टाइप के क्वेश्चंस भी मैं लेके आता रहूँगा। ठीक है दोस्तों? तो इस तरीके से आप अभी और इसको हम पार्ट्स में लेके आएँगे। और जैसे अभी इस पार्ट में हम पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इकोनॉमी, हम ये 3 टॉपिक्स इसमें कवर कर देंगे। ठीक है? नेक्स्ट में फिर ऐसे करके एनवायरनमेंट और वो सब ले आएँगे। ठीक है दोस्तों? तो अभी अ, ज़्यादा इस पे समय ना लगाते हुए, और इस चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा इसमें। अब की बार कम्प्रिहेंसिव कवरेज मैं इसकी कराऊँगा और मैंने टेलीग्राम चैनल में डाला भी है कि क्या-क्या हम कवर करेंगे। यूपीपीसीएस के लिए हमने टॉप 50 थीम्स निकाल दिए हैं, उन 50 थीम्स पे पर थीम एक लेक्चर लेके आएँगे, जिससे आपको जो एक होता है ना कि एरिया जिसमें से हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी आपके कवर हो जाएँगे। ठीक है? उससे भी आपको कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों? तो उस पे आप थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए अपना स्टार्ट करते हैं पॉलिटी से, है ना? फर्स्ट टॉपिक अपना है पॉलिटी का। और पॉलिटी में भी अपना पहला है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है? ये इनको रीअपॉइंटमेंट हुआ है ना? तो जो अपने आर वेंकट रमनी हैं, ठीक है? उनको 3 अ, ईयर्स की टर्म के लिए दोबारा रीअपॉइंट कर दिया गया है। तो आप ये याद रखना, अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकट रमनी, जिनको 1 अक्टूबर 2025 से इनका काल वापिस से शुरू हो जाएगा और इनको फिर से 3 ईयर्स की टर्म के लिए नॉमिनेट कर दिया गया है। और ये कहाँ से अपन इसका मैंडेट लेके आते हैं? आर्टिकल 76। तो कोई पूछे तो क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है? चीफ लीगल एडवाइज़र है ना? और यूनियन गवर्नमेंट को डिफरेंट कोर्ट्स में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? उसके बाद क्या है? ये पार्टिसिपेट कर सकता है पार्लियामेंट की डिबेट्स में, बट कैन नॉट वोट। तो ये भी आप इसमें याद कर सकते हो कि कैन नॉट वोट बट कैन पार्टिसिपेट। ठीक है? थोड़ा पेन में इशू आ रहा है दोस्तों, आज स्मूथली नहीं चल रहा है। ठीक है? या तो ये बोल लो कि काफ़ी दिन तक नहीं चला था इसलिए। ठीक है? उसके बाद क्या है? हम थोड़ा इसमें देखते हैं कि प्रीलिम स्पेसिफिक क्या हो सकता है। पहला है कि आर्टिकल 76(1) क्या कहता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। ठीक है? ठीक है? उसके बाद है, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की क्या है? मस्ट बी क्वालिफाइड सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट जज के लिए उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 5 ईयर्स हाई कोर्ट जज, 10 ईयर्स एडवोकेट होना चाहिए। और जो एजीआई है वो होल्ड्स ऑफिस ऑफ द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट तब तक चाहता है, उसकी प्लेजर पे ही ऑफिस होल्ड करता है। ठीक है? नो फिक्स टेन्योर, रीअपॉइंटमेंट इज ए पॉलिटिकल डिसीजन। ये भी आप सोच सकते हो कि इसका कोई ऐसा कोई कमेटी नहीं है, कि पॉलिटिकल डिसीजन होता है। ठीक है? सॉरी दोस्तों, नोट्स वाला टैब खुल गया। ठीक है? उसके बाद क्या है? आर्टिकल 76(2) में ड्यूटीज़ है उसके बारे में कि जैसे एडवाइजेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स, परफॉर्म्स लीगल ड्यूटीज असाइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑल्सो, अपीयर्स फॉर यूनियन इन ऑल कोर्ट्स इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, राइट्स इन पार्लियामेंट नॉट ए मेंबर, बट वो वोट नहीं कर सकता, बट पार्लियामेंट की स्पीक कर सकता है और पार्टिसिपेट कर सकता है प्रोसीडिंग्स में। ठीक है? और वोट नहीं कर सकता और मिनिस्टर्स की तरह ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता। ठीक है? रिस्ट्रिक्शंस क्या-क्या है? कि कैन नॉट डिफेंड एक्यूज्ड इन क्रिमिनल केसेस विदाउट गवर्नमेंट परमिशंस, है ना? गवर्नमेंट की परमिशन के बिना एक्यूज्ड को भी डिफेंड नहीं कर सकता है। और अगेंस्ट गवर्नमेंट भी ब्र कुछ एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, कोई ब्रीफ दे रहा है ना, ठीक है? और प्राइवेट प्रैक्टिसेस पे अदरवाइज़ कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये पॉलिटिकल चीज़ होती है, वो जैसा भी चाहे वैसा कर सकते हैं। जैसे उसको फिक्स टेन्योर पे रखना है या उसको केस बाय केस पे रखना है, उसको प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए अलाउ करना है, ये सब
गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद क्या, जो पहले वाले कौन थे, एमसी सेतलवाद जी थे, ठीक है। 1950 से 1963 तक रहे थे, ठीक। फर्स्ट अटॉर्नी जनरल थे ये। नेहरू काल उन्होंने लगा मान लो कि पूरा पूरा निकाल दिया था। और सॉलिसिटर जनरल क्या है, वो स्टेटूटरी पोस्ट है जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को असिस्ट करती है, ठीक है। ये इधर देखोगे तो आप, ये सेतलवाद ही हैं, एमसी सेतलवाद, माई लाइफ लॉ एंड अदर थिंग्स, इनका फोटो लगा हुआ है। और ये अपने वेंकटरमन जी, ठीक है। उसके बाद क्या है, अपने इनकमिंग 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं, जस्टिस सूर्यकांत बने हैं। इनसे पहले कौन थे, ये इनसे पहले बी आर गवई जी थे। अब इन्होंने इनको, ये सूर्यकांत जी को दे दिया है अपना। और ये क्या होता है, जो नेक्स्ट इन सीनियरिटी होता है उसी को नॉमिनेट करते हैं, वही बनता है, ठीक है। आर्टिकल 124 का पार्ट 2 है, वो ये बोलता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, ठीक है। एज पर सीनियरिटी कन्वेंशन नेक्स्ट सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज बिकम्स द सीजीआई। ये मैंने बताया आपको। सीजीआई किस किस चीज़ का हेड है, एक तो सुप्रीम कोर्ट का, फिर कुछ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन का और कॉलेजियम सिस्टम का, ठीक है। जो जज अपॉइंट करने हैं कॉलेजियम सिस्टम के लिए, उसका भी देखता है अपना जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही देखता है। और इसको बोलते हैं फर्स्ट अमंग इक्वल्स, मतलब ये सारे बराबर हैं, जितने भी 34 हैं जो स्ट्रेंथ अभी, लेकिन उन सब में भी टॉप पे, मतलब उनमें अलग से स्टैंड आउट करता है, उसको सीजीआई बोलते हैं। क्योंकि रोस्टर सिस्टम और कॉलेजियम सिस्टम ये बनाना इसी के पावर में है, इसी की डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। और ये क्या है, टेन्योर कुछ नहीं है इनका, जब तक 65 ईयर्स के नहीं हो जाते हैं तब तक ये ऑफिस को होल्ड करते हैं, ठीक है। और इससे पहले जो जस्टिस सूर्यकांत थे, ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे थे, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंडिया इलेक्टेड टू द यूएन राइट काउंसिल्स यूएनएचआरसी 2026 से 28 के बीच में। इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों कई बार आ जाते हैं, ठीक है। इनको थोड़ा आप ध्यान रखना। यूएनएचआरसी के बारे में पूछ लेंगे, है ना। और यूएनएचआरसी में इंडिया इलेक्ट हो गया 2026 से 28। इससे पहले भी बहुत बार सिलेक्ट हुआ है, ऐसा नहीं पहली बार। देखो इंडिया का प्रीवियस जो टर्म है ये भी इधर भी लिखा हुआ है, 2010 7 से 10, 11 से 14, 14 से 17, 19 से 24 और 22 से 24 और फिर 25 से 27, है ना। ये भी कंटिन्यूटी में है, ठीक है। और ये क्या है, दिस मेक्स इंडिया 7th टेन्योर ऑन काउंसिल, जिसमें 47 मेंबर्स स्टेट्स हैं और हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और क्या है, 2006 में इसको फाउंड किया गया था। रिप्लेसिस डी फंक्शनल यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट को इसने रिप्लेस किया था, ठीक है। इसके बाद क्या है, इंडिया इलेक्टेड विद हाईएस्ट वोट इन एशिया पैसिफिक ग्रुप, ये आपको याद रखना है। और यूएनएचआरसी के फंक्शंस क्या क्या हैं, यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू करता है, एड्रेस ह्यूमन राइट वायलेशंस ग्लोबली, एडवाइजरी कमेटी है, प्लस कंप्लेंट मैकेनिज्म, दिस इज़ वेरी नॉर्मल, आप इसको कर सकते हो इजीली, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये सेंटिनरी ऑफ यूपीएससी है। सेंटिनरी मतलब 100 साल हो गए हैं यूपीएससी को। 1926 में, अक्टूबर 1926 में एस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है। और 2026 में 100 साल कंप्लीट कर देंगे ये, ठीक है। और ये ली कमीशन था ना 1920 में, उसकी रिकमेंडेशन पे बनी थी, तो आप ये इंपॉर्टेंट याद रख सकते हो, ली कमीशन की रिकमेंडेशन पे बनी थी। और इनको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जाना जाता था तब, ठीक है। इंडिया एक्ट 1935 में बाद में। और यूपीएससी 1950 में आर्टिकल 315 से 323 अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डाल दिया गया था, ठीक है। तो ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसके बाद क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्स हो, ये क्या है, कंडक्ट कराती है। जैसे आईएएस आईपीएस आईएफएस जो आप देखते हो, सेंट्रल ग्रुप ए ग्रुप बी, अराउंड 15 सर्विसेज ऐसी हैं जिसके ये एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, ठीक है। और फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, ये थे रोज बार्कर, ब्रिटिश थे। और फर्स्ट इंडियन थे एच के कृपलानी जी। देखो ये जो सर रोज बार्कर है, ठीक है, देख सकते हो इधर, 1 अक्टूबर 1926 को जब इन्होंने चेयरमैन बने थे, ठीक है। और 315 आर्टिकल 323 तक यूपीएससी के बारे में डील करता है, मतलब लिखा हुआ है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। और किस किस चीज़ से डील करता है, वही कंपोजिशन, फंक्शंस, एक्सपेंसेस, चार्ज, कंसोलिडेटेड फंड, ये सब लिखा हुआ है। उसके बाद क्या है, न्यू क्रिमिनल कोड फुली इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। 2024 में भारतीय न्याय संहिता, जो जिसने आईपीसी को रिप्लेस किया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जिसने सीआरपीसी को रिप्लेस किया है, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जिसने इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया है। ये 3 चीज़ें रिप्लेस हुई है। कौन कौन सी, आईपीसी इंडियन पिनल कोड को न्याय संहिता ने, और नागरिक सुरक्षा संहिता ने सीआरपीसी
ठीक है। और भारतीय साक्ष्य, साक्ष्य मतलब वही जो एविडेंस, उसने किसको, इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया है। आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। और ये जयपुर में एक एग्जीबिशन हुआ था इन्हीं से रिलेटेड, इन्हीं कोड से रिलेटेड, ठीक है। और आईपीसी जो रिप्लेस्ड 163 ईयर्स ओल्ड, इंट्रोड्यूस्ड इन, ये 1860 में इसको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। इसमें याद रखना आपको, कम्युनिटी सर्विसेज इंट्रोड्यूस्ड एज पनिशमेंट फॉर पेटी क्राइम्स, ये कम्युनिटी सर्विस करनी है आपको पेटी क्राइम्स के लिए, ये इसमें एक इंट्रोड्यूस है। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये ज़्यादा काम की नहीं है, वैसे पूछी भी नहीं जाएंगी, ठीक है। ये 3 इधर नाम से लिखे हुए हैं, ठीक है। न्यू ऑफेंसेस क्रिएटेड कौन सा है, जैसे मोब, पुराने बने हुए थे उसमें जैसे मोब लिंचिंग नहीं था, मोब लिंचिंग वगैरह, क्योंकि मॉडर्न टाइम के क्राइम्स है ना, जैसे मोब लिंचिंग, साइबर क्राइम्स, तो ये सब भी इसमें ऐड कर दिए गए हैं। और टेररिज्म जो है बीएनएस में डिफाइन कर दिया गया है फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। और मोब लिंचिंग के लिए लाइफ इन इम्प्रिजमेंट और डेथ तक भी पेनल्टी इसमें दी जा सकती है। एफआईआर में भी कुछ रिफॉर्म्स हुए हैं, 0 एफआईआर और ई एफआईआर और ऑनलाइन कंप्लेंट्स के भी प्रोविजन इसमें डाल दिए हैं। टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन है रेप केसेस में 60 दिन मैक्सिमम, ठीक है। और फोरेंसिक मैंडेटरी है, जिसमें अगर 7 साल से प्लस की आपको सजा हो रही है तो, ठीक है। ये सब इसमें याद रखना। उसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट्री मैकेनिज्म है। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है, इट इज़ द ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, ये खाली लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो है लोकसभा को, इंडिविजुअल दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट और कलेक्टिवली टू द लोकसभा, आर्टिकल 75(3) के तहत आप यह याद रखना, ठीक है। इसमें होता क्या क्या है, 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए एडमिट होने के लिए, लोकसभा में होगा, ठीक है। अगर ये सिंपल मेजोरिटी से पास होता है तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल मस्ट रिजाइन, मतलब क्या है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट है तो गवर्नमेंट इस तरीके से लगता है कि गवर्नमेंट अब माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, अब उसके पास मेजोरिटी नहीं है, तो उसको मस्ट रिजाइन मतलब रिजाइन कर देना चाहिए, ठीक है। और ये लोकसभा प्रोसीजर्स के रूल 198 में मेंशन है, ठीक है। राज्यसभा तो इसको मूव ही नहीं कर सकती है। फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन वाज इन 1963 बाय आचार्य कृपलानी जी, ठीक है। टोटल मोशन सो फार ओवर 30 के आसपास मोशन आए हैं, नन पास थ्रो, दो मोरारजी देसाई रिजाइंड इन 1979। देखो क्या हुआ था, अभी तक 30 टोटल नो कॉन्फिडेंस मोशन आ चुके हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। अभी तक लेकिन कोई पास नहीं हुआ है। एक बार ऐसा था कि पास हो जाएगा मोरारजी देसाई के टाइम पे, लेकिन मोरारजी देसाई ने उससे पहले ही रिजाइन कर दिया था, ठीक है। इंडिया री इलेक्टेड टू द ICAO, ICAO मतलब इंडियन सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है। 3 साल की टर्म के लिए इंडिया द्वारा री इलेक्ट हो गया है। 42nd सेशन जो हुआ था आपकी मॉन्ट्रियल कनाडा में, ठीक है। इसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 मेंबरशिप होती है। इसमें इतना डीप में जाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। बट आप इसमें याद रख सकते हैं कि जैसे पार्ट 2 क्या होता है, वो स्टेट्स कंट्रीब्यूटिंग टू द एयर नेविगेशन होता है, और ये है स्टेट्स ऑफ द चीफ एविएशन इंपॉर्टेंस, और पार्ट 3 है जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरीके से याद रख सकते हो। ये ज़्यादा अंदर का हो गया, इतना करने की जरूरत नहीं है। बस आपको याद रखना है कि ICAO में अभी इंडिया एज ए मेंबर, मतलब इंडिया फाउंडिंग मेंबर है पहली बात तो, और इंडिया अभी री इलेक्ट हुआ है, ठीक है, 3 साल की टर्म के लिए। और जो भी मॉन्ट्रियल कनाडा में 42nd सेशन हुआ था, और जो ICAO बना था, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन बना था, ये शिकागो कन्वेंशन 1944 के तहत बना था, ठीक है। जो और इंडिया का जो DGC है, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उसको कैटेगरी 1 स्टेटस मिला हुआ है, ठीक है। ये हमारी क्रेडिबिलिटी को भी बूस्ट करता है। 100 ईयर्स ऑफ RSS है, ये भी सेंटिनरी है, सेंटिनरी सेलिब्रेशन है 2025 में। UPSC वाला हम करेंगे 26 में, ठीक है। और 25 में जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ बना था, उसने अभी अक्टूबर में अपने 100 साल कंप्लीट कर लिए हैं, क्योंकि 1925 में KB हेडगेवर, केशव बालीराम हेडगेवर ने 1925 में इसको स्टार्ट किया था, फाउंड किया था। और एक 100 रुपये का कॉमेमोरेटिव कॉइन्स किया गया है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रिलीज टू मार्क द सेंटिनरी, ठीक है। इसमें क्या है, भारत माता की इमेज को फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन इंडियन कॉइन रखा गया है, ये देखो भारत माता की जो है। और इनका क्या है, मोटो क्या है, कॉइन आल्सो कैरिड द RSS मोटो का, कॉइन पे RSS का मोटो भी लिखा हुआ है, जो कि क्या है, राष्ट्रीय सभा इदम राष्ट्रीय इदम नमा, ठीक है। ये जो RSS का जो क्या नाम है, मोटो है, वो भी इस पे लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है दोस्तों।
उसके बाद क्या है कुछ देख लेते हैं। जैसे आरएसएस का हेडक्वार्टर कहाँ है, नागपुर महाराष्ट्र में, और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। करंट जो है सरसंघ संचालक होते हैं इसमें, जो टॉप पोस्ट होती है वो मोहन भागवत जी के पास है, सर संघ चालक। ठीक है। आरएसएस क्या क्या है, कुछ सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जिससे आरएसएस से इन्फ्लुएंस होते हैं, जैसे हिंदू वाहिनी है ना, एबीवीपी तो ये स्टूडेंट विंग है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, सेवा भारती, वनवासी कल्याण आश्रम, ये सब आरएसएस से इन्फ्लुएंस होते हैं। और आरएसएस ने जो काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है कोविड-19 में, केरला फ्लड्स में, और अर्थ ऑपरेशंस वगैरह, कई बार जो पेंडेमिक आते हैं अर्थक्वेक वगैरह, उसमें भी ये काफ़ी अच्छा अपना रोल प्ले करते हैं रिलीफ कार्य में, है ना, रिलीफ जो काम होते हैं उनमें। क्या रिजम्पशन ऑफ दरबार मूव, जम्मू कश्मीर में जो दरबार क्या होता था, इसमें विंटर और समर कैपिटल अलग अलग होती है। ट्रेडिशंस था ये, जैसे श्रीनगर हो जाएगी आपकी समर कैपिटल और जम्मू हो जाएगी आपकी विंटर कैपिटल। ठीक है। ये महाराजा गुलाब सिंह ने 1872 में इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन 2021 में जो अपने मनोज सिन्हा जी थे उन्होंने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया था, है ना। और वो बोले थे कि भाई इस पे बहुत सारा हाई कॉस्ट है इस चीज़ को करने का, लेकिन अभी जब वहाँ पे अभी सरकार दोबारा बनी है, ठीक है, उमर अब्दुल्ला जी की, उन्होंने उसको दोबारा से रिज्यूम कर दिया है। ठीक है, हाई कॉस्ट के कारण, और ये सभी नॉर्मल बातें हैं। ठीक है। ये पोस्ट आर्टिकल जो 370 था उसके रिमूव करने के बाद उसको हटा दिया गया था। ठीक है। और जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया है विद लेजिस्लेचर, और इसमें इलेक्शन भी हो गए हैं, उमर अब्दुल्ला जी वहाँ के चीफ मिनिस्टर भी बन गए हैं। अब उसको रिवाइव कर दिया गया है। इंडियन पोर्ट्स एक्ट क्या है 2025, मेजर पोर्ट रिफॉर्म्स हैं। इंडियन पोर्ट्स एक्ट 2025 वाज पास्ड बाय द लोकसभा इन मार्च 2025, एमिंग टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग ब्रिटिश एरा पोर्ट 1908 को, है ना। ये नॉर्मल बात है। क्या है इंडियन कोस्ट लाइन, ये थोड़ा इधर गलत है दोस्तों। इंडियन कोस्ट लाइन अभी तो बढ़ गई है, 11,000 के पास समथिंग है, आप इसको चेंज कर लेना, ये थोड़ा मिस्टेक लग रही है इधर। ठीक है। अभी क्या है ना, डिफाइन हुई थी 11,000 समथिंग है, 11 के, है ना। तो अभी चेंज्ड अपनी कोस्ट लाइन है। ठीक है। उसको क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है न्यू एक्ट का, मॉडर्नाइज रेगुलेशंस, इंप्रूव मैरीटाइम, और ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। 13 मेजर पोर्ट्स हैं अंडर यूनियन, और 215 माइनर और नॉन मेजर पोर्ट्स हैं अंडर स्टेट्स। ठीक है। मेजर पोर्ट्स गवर्न बाय द मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963, रिप्लेस्ड बाय द मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट 2021, ये बीच में याद रखना। और ये एक बार याद रखो कि ये जो पोर्ट्स हैं, है ना, कौन कौन से, जैसे कलकत्ता, पारादीप, विशाखापट्टनम, एन्नौर, चेन्नई, ये चिदम्बरम पोर्ट, कोचिन, न्यू मरमगांव, मोरमगांव तो ये है, न्यू मैंगलोर ये है, जवाहरलाल नेहरू है, मुंबई पोर्ट है, और कांडला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे ये हल्दिया 13, है ना। टोटल ये आप याद रखना। और एक और बन रहा था, ठीक है, वो भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे बता दूंगा। ठीक है। वधावन करके भी एक पोर्ट है, बट वो मुझे याद देखना है कि मेजर में है, 14th है शायद वो, है ना। थोड़ा इसमें अ, मुझे एक तो ये कोस्ट लाइन वाला, ये इस आर्टिकल में थोड़ा देखेंगे। ठीक है। ये याद करना 11 के से ज़्यादा है इधर। ठीक है। गवर्नेंस में क्या क्या है, गवर्नेंस का देखते हैं। पीएम धन धान्य कृषि योजना, है ना। पीएम धन धान्य कृषि योजना क्या है, प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च की है। ये 6 ईयर्स स्कीम है, जिसका एम क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी करनी है 100 आइडेंटिफाइड लो परफॉर्मिंग एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट्स नेशनल वाइड में। इसमें क्या है, इट मर्जेस 36 और एग्जिस्टिंग स्कीम्स, और 24,000 करोड़ का इसको आउटले दिया गया है। बस आपको इसमें याद रखना है कि प्रधानमंत्री जो धन धान्य कृषि योजना है, इसमें सिंपल भी पूछा जा सकता है यूपीपीसीएस टाइप एग्जाम में, तो कि कितने का आउटले है, कितनी स्कीम में मर्ज की गई है ना। तो इसमें 36 जो है वो स्कीम मर्ज की गई है, 24,000 करोड़ का इसमें आउटले है, और 6 साल की स्कीम है। देखो मोस्टली तो यही इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करना है 100 आइडेंटिफाइड लो परफॉर्मिंग एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट्स में नेशनल वाइड। बस इतना याद रखना है इसमें से आपको ना। बाकी तो फिर ये नॉर्मल होगा इसमें कि ऑब्जेक्टिव क्या है, आत्मनिर्भर कृषि जोन के तहत जोन को ट्रांसफॉर्म करना है, सोयल हेल्थ को इंप्रूव करना है, हाई इल्ड सीड वैरायटी देनी है, वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ानी है, और डिजिटल एग्रीकल्चर टूल भी प्रोवाइड करने हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के तहत इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। 36 मर्ज स्कीम, जैसे कौन कौन सी हैं, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सुरक्षा बीमा योजना, है ना, इस तरीके के सोयल हेल्थ कार्ड वगैरह, ये टोटल जो कृषि से रिलेटेड 36 स्कीम थी, इन सबको मर्ज कर दिया जाएगा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में, है ना। उसके बाद क्या है, नेशनल पल्स मिशन है। पल्स मतलब दालें, दालों के लिए एक मिशन है, जो कि नेशनल पल्स मिशन
6 ईयर्स ड्यूरेशन 2025-26 से लेके 30-31 तक अप्रूव कर दिया गया है कैबिनेट ने। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर में आप मुझे फ़र्क बताइएगा कि सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर में क्या फ़र्क होता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है। एम्स फॉर सेल्फ रिलायंस इन द पल्स प्रोडक्शन, टारगेटिंग 350 लाख टन 2023-31 तक हमारा टारगेट है, जिसमें फोकस क्या क्या रहेगा, तुर, उड़द और मसूर, ये 3 अभी फोकस में है। अरहर, उड़द और मसूर की दाल तीनों फोकस में रखी गई हैं। ये जो नेशनल ये पल्स मॉडल है, ठीक है, इसको रिप्लेस करेगा कौन का, नेशनल पल्स मिशन 2025। प्रीवियस भी अभी चलते आ रहे हैं, अभी 25-31 के लिए हमने 6 साल के टर्म के लिए इसको बना दिया गया है। एमएसपी सपोर्ट मिलेगा, एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट होगा, एक्सपेंशन ऑफ एरिया अंडर पल्सेस, सीड हब्स, ब्रीडर, सीड प्रोडक्शंस, ये सब इसमें है। पल्स बेस्ड क्रॉपिंग है, डाइवर्सिफिकेशन रहेगा, राइस फेलो और इंटर क्रॉपिंग ये सब इसमें रहेगा। ये इस तरह देख लीजिएगा, 2 करोड़ फार्मर इससे बेनिफिट होंगे। मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, ठीक है, छोड़ दो आगे। उसके बाद क्या है, पीएम सेतु। पीएम सेतु क्या है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को अपग्रेड करना है। 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI जो होती हैं उनको अपग्रेडेशन करना है, जिसमें वर्ल्ड क्लास स्किल ट्रेनिंग हो जाए और इंडियन यूथ ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिमांड्स जो के तहत अपने आप को कंपेटेबल बना लें। जैसे वर्ल्ड में जिस तरीके की डिमांड है उसी तरीके से इनका भी स्टैंडर्ड हो जाए, है ना, स्किल स्टैंडर्ड हो जाए, स्किल्ड हमारी मैन पावर हो जाए। ठीक है, जिसमें प्रधानमंत्री पीएम सेतु की फुल फॉर्म देख लीजिएगा, प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड IITIs, है ना, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होती है ना ITI। सबसे पहले ये मॉडल बहुत बढ़िया था, पर ये मॉडल इतना अच्छे से इंडिया में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया जितना अच्छे से चाइना में इम्प्लीमेंट हो पाया, है ना। तो अलाइन विद विकसित भारत 2047 का हमारा सपना है, उससे अलाइन करता है। फोकस क्या रहेगा, मैकाट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, EV टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर और CNC मशीनरी, ये नॉर्मल बातें हैं, इनको छोड़ दो। इम्प्लीमेंटेड एजेंसी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये आपकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो अपग्रेड होगा उसमें स्मार्ट क्लासरूम, सिमुलेशन लैब एंड मॉडर्न वर्कशॉप्स, इस तरीके का इसमें रहेगा। उसके बाद सीता स्कीम क्या है, आधार टैग स्ट्रेंथनिंग है। सीता है लॉन्च्ड बाय द UIDAI, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी ऑफ आधार बेस्ड सिस्टम्स थ्रू टेक्नोलॉजी एसोसिएशन, है ना। सीता क्या, स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार, ठीक है। UIDAI ने इसको लॉन्च किया है। आप मुझे UIDAI की फुल फॉर्म बताइएगा, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन मैं आपसे बीच में पूछता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या है, ये क्या स्ट्रेंथन करेगा, स्ट्रेंथन्स बायोमेट्रिक डी डुप्लीकेशन, फ्रॉड डिटेक्शन एंड इंक्रिप्शन एंड AI ऑडिटिंग, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। क्या है, एनकरेजेस स्टार्टअप्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस टू इनोवेट ऑन टॉप ऑफ आधार इको सिस्टम, ठीक है। एनहेंसेस क्या है, आधार बेस्ड पेमेंट्स, EKYC, रिलायबिलिटी, साइबर रिलिजेंस ऑफ आधार डाटा सेंटर्स। UIDAI ऑल्सो एक्सपेंडेड फेस ऑथेंटिकेशन एंड आधार लाइट सर्विसेज, ये भी इसकी कुछ अदर फैसिलिटीज़ हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्कीम फॉर इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजी थ्रू एप्लीकेशन विद आधार है। प्रेजेंटेशन अटैक डिटेक्शन, ये सब साइबर उसके सिक्योरिटी के लिए, आधार सिक्योरिटी के लिए है, ठीक है। आधार टैग स्ट्रेंथनिंग है, आधार का जो टेक्निकल पॉइंट है उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी और एफिशिएंसी ऑफ आधार बेस्ड सिस्टम्स, जहाँ जहाँ आधार के बेस पे कुछ होगा वहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी, मतलब सिक्योर उसको सिक्योर किया जाएगा, और है ना। उड़ान रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, 9th एनिवर्सरी है, 2016 में आई थी, अक्टूबर 21 2016 में आई थी। उड़े देश का आम नागरिक, उसने अभी 9 साल कंप्लीट कर लिए हैं, इससे ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। अचीवमेंट्स कुछ बताई गई हैं कि 75 तो प्लस एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट्स और वाटर एरोड्रोम्स ऑपरेशनल हैं, 500 से प्लस न्यू रूट्स अवार्डेड हैं, बूस्टेड टूरिज्म एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, ऑपरेट्स थ्रू वायबिलिटी गैप फंडिंग, VGF मॉडल के तहत ऑपरेट करता है। उड़ान 5 एंड 5.1 फोकसेस ऑन द रिमोट रीजन, नॉर्थ ईस्ट एंड हिली टेरेन, ये भी याद रखना कि 5 और 5.1 है नॉर्थ ईस्ट में और हिली टेरेन के लिए फोकस है, ज़्यादा नहीं है दोस्तों इसमें। उसके बाद क्या है, जल जीवन मिशन है, रूरल टैप जो वाटर कनेक्शन है, बाय अक्टूबर 2025 जो है 15.75 करोड़ रूरल हाउस होल्ड को, 80% जो इंडिया का पॉपुलेशन का कवर करते हैं उनको फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन मिल गया है, ठीक है। और जो कि है 17% था जो 19 में, है ना, 2019 में 17% था, उससे 80% हो गया बढ़ के
2025 में अक्टूबर तक, जिसमें 80% ऑफ द इंडियन रूरल पॉपुलेशन कवर हो चुकी है। ये भी इसमें इंपॉर्टेंट बात याद रखने की है। टारगेट ईयर क्या है? 2024 है, बट रोल आउट कंटिन्यूस सिस्टम, ये सब नॉर्मल बात है। डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन इंप्लीमेंट क्या करता है इसको। की कंपोनेंट क्या है? विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी, ग्रे वाटर मैनेजमेंट एंड सोर्स सस्टेनेबिलिटी, है ना। चेक डैम्स एंड रिचार्ज स्ट्रक्चर वगैरह है। गोवा, तेलंगाना, पुडुचेरी, इनके पास 100% कवरेज है। कौन कौन से? गोवा, तेलंगाना और पुडुचेरी। और मिशन क्या है? हर घर जल सर्टिफिकेशन वाया ग्राम सभा। ग्राम सभा होती हैं, उनके द्वारा हर घर में जो पानी पहुंचा है रूरल में, उसका एक सर्टिफिकेशन चाहिए कि भाई ये सर्टिफाइड करेंगे कि पहुंच गया है पानी, है ना। उसके बाद क्या है? पीएम श्री, तो आप जानते ही हो, इस जो स्कूल को है, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया करके है ना। और इसमें क्या है? पीएम श्री स्कूल स्कीम, केरला एग्री हो गया है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, ठीक है। विच एम्स टू स्ट्रेंथन, 15,000 एग्जिस्टिंग स्कूल हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, केवीएस, एनवीएस, ये सब मैनेज करते हैं। उन 15,000 स्कूलों को स्ट्रेंथन करने के लिए जो पीएम श्री स्कीम है, उसको केरला ने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, बाय डेवलपिंग ग्रीन देम एज द ग्रीन स्कूल। कुछ नहीं, क्या है फोकस एरिया? क्या है? एनवायरमेंट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम है, इंक्लूसिव एंड होलिस्टिक एजुकेशन है। ये नॉर्मल बातें हैं। केरला ज्वाइंड आफ्टर इनिशियल हेजिटेशन रिगार्डिंग द फंडिंग पैटर्न। और ग्रीन स्कूल में क्या क्या है? सोलर पैनल लगेंगे, वाटर हार्वेस्टिंग होगी, वेस्ट रिसाइकलिंग होगा और ग्रीन कैंपस ऑडिट होगा। ये नॉर्मल बातें हैं। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, है ना। उसके बाद क्या है? माई भारत एनएसएस अवार्ड, द्रौपदी मुर्मू जी ने माई भारत एनएसएस अवार्ड क्या है? नेशनल सर्विस स्कीम जो एनएसएस है, उस जो 1969 में लॉन्च हुई थी, है ना, उसको कम्युनिटी सर्विस जो करते हैं उन यंग पीपल को, यंग जो यूथ है उनको रिकॉग्नाइज करता है, अवार्ड देता है। मोटो क्या है? नॉट मी बट यू, है ना। एनएसएस का मोटो क्या है? नॉट मी बट यू। माई भारत मेरा युवा भारत इज ए न्यू यूथ गवर्नमेंट इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड इन 2023। ये याद रखना है, ये सब उनको है जो रिसिपिएंट है, द्रौपदी मुर्मू जी देती हैं, ठीक है, ठीक है। बहुत सारे होते हैं इसलिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। रामाचंद्रन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम इंडिया यूके इनिशिएटिव है। रामाचंद्रा जूनियर रिसर्च प्रोग्राम जॉइंट इनिशिएटिव बाय इंडिया एंड यूके टू प्रोवाइड रिसर्च अपॉर्चुनिटी फॉर यंग इंडियन साइंटिस्ट इन यूके यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। जो यंग इंडियन साइंटिस्ट है जो यूके की यूनिवर्सिटीज़ में है, इंडिया यूके का इनिशिएटिव है रामाचंद्रा जूनियर रिसर्च प्रोग्राम, ठीक है। दोनों को मिला के है, जो यंग इंडियंस हैं यूके यूनिवर्सिटी में, उनको मिलता है। इंडियन साइंटिस्ट है जो जी एन रामाचंद्रन, जी एन रामाचंद्रन, ठीक है। प्रोटीन केमिस्ट्री में जिन्होंने अच्छा काम किया था उनके नाम पे ये अवार्ड रखा गया है, ठीक है। और जो यूके में की यूनिवर्सिटीज़ में भी जो पर्टिकुलरली लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज में पढ़ते हैं, उन लोगों को ये ज़्यादा दिया जाता है, मतलब उन ज़्यादा को प्रेफरेबली है, बाकी सब जो यूके यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं उन सबको मिलेगा ये, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है? मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एआई एंड कंप्यूटेशनल साइंस, इंडिया यूके साइंटिफिक डिप्लोमेसी को स्ट्रेंथन करता है, बाकी सारी चीज़ें हैं नॉर्मल। ट्राइबल विलेज विजन 2030 है। ट्राइबल विलेज विजन 2030 में क्या है? प्राइम मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने इसको स्टार्ट किया है। और इसमें क्या करना है? इनको जो ट्राइबल विलेजेस हैं उनको, उनका डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करना है। और 11 करोड़ जो ट्राइबल सिटीजन्स हैं 30 स्टेट्स के और यूटीज में, उनको स्ट्रेंथन करना है, मतलब उनको सपोर्ट करना है, ठीक है। और ये आदि कर्मा योगी अभियान का पार्ट है, ठीक है। ट्राइबल विलेज विजन है जो, उसमें क्या होगा कि ये तो विकसित भारत में जो सबको विकसित करना है, अपने को डेवलप्ड नेशन बनना है, उसमें ट्राइबल्स का भी सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ट्राइबल उस चीज़ से अलाइन कर पाएँ, विजन विकसित भारत 2047 है, इसलिए इस चीज़ को ऐड किया गया है, ठीक है। ये नॉर्मल बात है। टारगेट में क्या रहेगा? एजुकेशन, डिजिटल लिटरेसी रहेगा, न्यूट्रिशन हेल्थ एक्सेस रहेगा, ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप रहेगा, वाटर एंड सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, रोड एंड मोबाइल कनेक्टिविटी इस सब में रहेगा। और स्पोर्ट्स करेगा पीवीटीजीज को। पीवीटीजीज कौन है? पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। और पीवीटीजी मुझे बताइए टोटल नंबर में कितने हैं, और जैसे उड़ीसा में कितने हैं? सबसे हाईएस्ट है 13। मतलब आप मुझे पूरा पीवीटीजी के बारे में कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि आपका रिविजन भी हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या है? कम्प्लीमेंट्री है पीएम जनमान स्कीम, पीवीटीजी के डेवलपमेंट के लिए जो थी उसके लिए कम्प्लीमेंट्री है, मतलब, ठीक है।
यूज आदिवासी प्रोग्राम डैशबोर्ड फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग, ये आप छोड़ सकते हो। उसके बाद क्या है, ऑपरेशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स में क्या क्या है, ऑपरेशन संग गोल्डन स्वीप, DRI एंटी स्मगलिंग, डायरेक्टोरेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस है ना, DRI डायरेक्टोरेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस है, उसने ऑपरेशन गोल्डन स्वीप किया है और क्या करेगा, टैकल करेगा मेजर गोल्ड स्मगलिंग रैकेट्स को। देखो अब इसमें एक ही इंपॉर्टेंट है कि जो ऑपरेशन गोल्डन स्वीप किससे रिलेटेड है, ये क्या करेगा, मतलब आपको बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शन बना के दे देगा नीचे के ऑप्शन में कि मेजर गोल्ड स्मगलिंग रैकेट्स हैं उनको ट्रैक डाउन करेगा, मतलब इनको बस्ट करेगा, ठीक है। तो उसमें आपको याद रखना है कि डायरेक्टोरेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस का है, ठीक है, गोल्डन स्वीप, जिससे क्या होगा, गोल्ड स्मगलिंग को जो रैकेट्स हैं उनको ख़त्म करेगा, ठीक है। और ये DRI है जो डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस किसके अंडर आता है, CBIC मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये आता है, एंटी स्मगलिंग इंटेलिजेंस एजेंसी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, पावर क्या है, सीजर अरेस्ट कस्टम्स एक्ट 1962 के तहत ये कर सकते हैं, पावर है। गोल्ड स्मगलिंग रूट कौन कौन से हैं, म्यांमार, मणिपुर, दुबई, केरला एंड श्रीलंका, तमिलनाडु, श्रीलंका से तमिलनाडु में, दुबई से केरला में और म्यांमार से मणिपुर में। इंडिया क्या है, सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड है, हाई स्मगलिंग होती है इसमें, ठीक है, इसलिए रेट प्राइस भी बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा। स्मगलिंग मेथड क्या है, कंसील्ड बार्स हैं, पेस्ट गोल्ड है और बॉडी कंसीलमेंट, कोरियर पार्सल्स, ये सब याद करने की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इस चीज़ को छोड़ भी सकते हो, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। DRI मैनेजेज रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम एंड एयर कार्गो इंटेलिजेंस यूनिट, ये जो DRI है ये दो इस तरीके की यूनिट भी मेंटेन करके रखता है, एक तो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम और एयर कार्गो इंटेलिजेंस यूनिट। उसके बाद प्रोजेक्ट त्राय नेत्रा है, AI प्रेडिक्टिव पुलिसिंग है महाराष्ट्र का, इतना याद रखना है, इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं है। किसने, अकोला पुलिस इन महाराष्ट्र ने इसको लॉन्च किया, प्रोजेक्ट त्राय नेत्रा, हाई क्राइम लोकेशंस को मॉनिटर करने के लिए, बात खत्म, ठीक है। AI ड्रिवन पुलिसिंग इन अकोला, ठीक है, पुलिसिंग इन अकोला AI ड्रिवन है, ठीक है। और सिमिलर इनिशिएटिव कहाँ कहाँ, जैसे अस्त्रा हैदराबाद का है, सुरक्षा मित्रा केरला का है, क्राइम मैपिंग एंड प्रेडिक्टिव सिस्टम कहाँ का है, दिल्ली का, ये भी मैचिंग कराई जा सकती है, बस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपकी पूंजी आपका अधिकार कैंपेन, अनक्लेम्ड डिपॉजिट रिट्रीवल है, कि जो आपकी पूंजी आपका अधिकार कैंपेन, जैसे आपका कोई अमाउंट पैसा उसमें बैंक में रह गया तो आपको वो मिल जाएगा, है ना, वो है कि ए 3 month नेशनल वाइड कैंपेन लॉन्च फ्रॉम गुजरात बाय फाइनेंस मिनिस्टर टू हेल्प सिटीजन्स रिट्रीव देयर अनक्लेम्ड फंड्स यूजिंग RBI का जो उद्गम पोर्टल है। स्ट्रेटेजी का क्या है, फोकस करेगी अवेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी एंड एक्शन, 3A पे ये फोकस करेगी। उद्गम का क्या है, अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये है उद्गम, अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कवर कौन किस किस को करते हैं, जो सेविंग डिपॉजिट में आपका पैसा बच गया, FD में, RD में और डोरमेंट अकाउंट्स, 10 years प्लस इनएक्टिव जो अकाउंट है, जो उनमें पैसा बच गया, आपका RD में बच गया, FD में बच गया और सेविंग अकाउंट में, इन सब को आपका जो अनक्लेम्ड पैसा है वो आपको मिल जाएगा, उसके लिए अवेयरनेस कैंपेन है, ठीक है। और जो अभी तक जो इंडिया में अनक्लेम्ड डिपॉजिट है वो 42,000 प्लस करोड़ रुपया है, जिसमें ये सब चीज़ें हैं, या तो वो इंसान नहीं रहा या उसका अकाउंट बंद हो चुका है, इनएक्टिव अकाउंट है। RBI ने जो स्टेटस डाला है 42,000 प्लस करोड़ रुपया है ऐसा, ठीक है। और डिपॉजिट ट्रांसफॉर्म टू डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस DEA फंड RBI, ठीक है। RBI ने जो बताया कि डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में इस पैसे को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा अगर कोई क्लेम के लिए नहीं आया तो, है ना। उसके बाद तो इसको छोड़ सकते हो, ये कैंपेन पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डिजिटल गवर्नेंस छोड़ो। NHI ट्रांसपेरेंसी QR कोड साइन बोर्ड, NHI ने ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या किया है कि ये एक QR कोड लगा दिया है, हर नेशनल हाईवे पे इंट्रोड्यूस करेगा, जिसमें क्या होगा, किसने ये प्रोजेक्ट बनाया, किसने किसको दिया गया, कौन सी फर्म थी, क्या कौन कॉन्ट्रैक्टर था, कितना इस पर कॉस्ट आया, ये सारी इन्फॉर्मेशन उस पर आ जाएगी ताकि गुड गवर्नेंस प्रमोट हो जाए। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना ही है। बस उसमें सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि किस मिनिस्ट्री के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवे के अंडर है, ये आपको पता है। QR कोड किस चीज़ को डिस्प्ले करेगा, कॉन्ट्रैक्टर डिटेल को, लेंथ ऑफ द प्रोजेक्ट को, सैंक्शन कॉस्ट को, एक्सपेक्टेड कंप्लीशन डेट को और हाईवे नंबर्स को, ठीक है। पार्ट ऑफ PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है। NHI जो है मैनेज करता है NHDP भारतमाला परियोजना और लॉजिस्टिक, ये सब छोड़ दो, ठीक है। NHI नेटवर्क सर्वे 3D लेजर NSV फॉर हाईवे ऑडिट,
NHAI जो नेटवर्क सर्वे है, NHAI विल डिप्लॉय 3D लेजर बेस्ड नेटवर्क सर्वे व्हीकल NSVs अक्रॉस 23 स्टेट्स। 20,933 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवेज इसमें कवर किए जाएंगे, ताकि अर्ली डिटेक्शन हो सके और रिपेयर हो सके रोड का, है ना। नई टेक्नोलॉजी वो इंट्रोड्यूस करेंगे। NSV में क्या क्या है, किस किस से 3D लेजर प्रोफाइल से, HD पैनोरामिक कैमरा से, और GPS और रफनेस मेजरमेंट टूल से, इन सब चीज़ों से वो NSV जो है नेटवर्क सर्वे व्हीकल है, वो इन चीज़ों से इक्विप्ड होगा और ये सारी चीज़ें वो पता लगाएगा। क्या पता लगाएगा कि GPS इन सबको उसमें डिप्लॉय किया जाएगा, ताकि रोड का अर्ली डिटेक्शन हो चुके और उसको रिपेयर किया जा सके, है ना। ये सब छोड़ दो। इंडिया नेशनल हाईवे नेटवर्क है 1.46 लाख किलोमीटर का है, सेकंड हाईएस्ट है ग्लोबली, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और फर्स्ट कौन है और थर्ड कौन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। उसके बाद क्या है, NSV इंश्योर्स एडहेरेंस टू द IRC इंडियन रोड कांग्रेस स्टैंडर्ड्स, ठीक है, रिक्वायर्ड एनुअली अंडर भारतमाला एफिशिएंसी मॉनिटरिंग, ये नॉर्मल बातें हैं, इसको छोड़ दो। उसके बाद महज घर योजना किसकी है, गोवा की है, प्रॉपर्टी राइट स्कीम है। बस इतना याद रखना है कि महज घर योजना किसकी स्कीम है, गोवा की है। अमित शाह जी ने इसको लॉन्च किया है। ये क्या करेगी, प्रॉपर्टी ओनरशिप प्रोवाइड करेगी, सर्टिफिकेट्स टू द रेजिडेंट्स टू रिजोल्व लॉन्ग स्टैंडिंग लीगल डिस्प्यूट और लैंड ओनरशिप, ठीक है, ये याद रखना है इसमें। और ये किससे सिमिलर है, स्वामित्व जो स्कीम है उससे थोड़ी सिमिलर है, जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की है। और ये गोवा के जो है कम्प्लेक्सिटी है ड्यू टू पोर्तुगीज एरा लैंड रिकॉर्ड, जो मैट्रिज रिकॉर्ड सिस्टम था उसके होने से, जो गोवा पे पोर्तुगलियों का राज था, उसी समय पे क्या हुआ था, इन्होंने मार्टीज रिकॉर्ड सिस्टम मेंटेन किया था, जिससे काफ़ी डिस्प्यूट आ रहे हैं और काफ़ी लंबे लीगल डिस्प्यूट चल रहे हैं लैंड पे। तो उस चीज़ को रिजोल्व करने के लिए महज घर योजना गोवा में लॉन्च की थी अपने गृह मंत्री अमित शाह जी ने। हेल्प क्या करेगी, स्लम हाउस होल्ड को हेल्प करेगी, टेनेंट फैमिलीज को, अनडिस्प्यूटेड लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेंट्स को, ये सब नॉर्मल है। आगे ऑनलाइन ड्रग लाइसेंसिंग सिस्टम, CDSO रेगुलेशन है। ऑनलाइन ड्रग लाइसेंसिंग सिस्टम है कंटेमिनेटेड कप सिरप बेस्ड सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द डिजिटल लाइसेंसिंग सिस्टम टू रेगुलेट फार्मास्यूटिकल सॉल्वेंट्स एंड प्रिवेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटेमिनेटेड फॉर्मुलेशंस। भाई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑनलाइन ड्रग लाइसेंसिंग सिस्टम किसका है, बस CDSO का है, CDSO ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। और जो कफ सिरप में एक बार क्या हुआ था, काफ़ी लोगों की वो कफ सिरप पीने से बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी और कुछ की मौत भी हो गई थी। तो उस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए ये सब रेगुलेशन किया था कि भाई डिजिटल लाइसेंस सिस्टम मिलेगा कि कौन कौन सी कंटेमिनेट्स आप यूज़ कर सकते हो, किन किन के अगर कंटेमिनेशन अगर इस चीज़ का तो आप बेच नहीं सकते हो। तो इस तरीके की कुछ रेगुलेशन है, आपको इसमें नहीं जाना है क्योंकि ये बहुत डीप हो जाएगा। बस आपको इतना देखना है कि जो जिसके लिए हमने इस आर्टिकल रखा है कि CDSO कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है। और जो इस टाइम पे जो कंटेमिनेट्स थे कौन कौन से कंसर्न के थे, एक तो डाई इथाइल ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल, ये 2 कंसर्न्स के थे अभी कफ सिरप में, ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या है, पार्ट ऑफ GMP 2.0 रिफॉर्म्स 2023 मॉडर्नाइज मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड। इंडिया क्या है, लार्जेस्ट प्लेयर ऑफ जेनरिक मेडिसिन है ग्लोबली, ये सिंपल फैक्ट है, याद रखना है। अडोप्शन अवेयरनेस प्रोग्राम कारा इनिशिएटिव, ठीक है, अडोप्शन अवेयरनेस प्रोग्राम कारा, ये क्या है, जो कारा है ना, ये क्या करती है, अडोप्शन का रेगुलेट करती है कि भाई आप कब अडोप्ट कर सकते हो चाइल्ड को। तो उसमें आपको याद रखना है कि आपने अगर 5 साल तक बच्चा ट्राई कर लिया है तब आप अडोप्ट कर सकते हो। अगर आपका नहीं हो रहा है, दोनों पार्टनर समर्थ हैं, नहीं समर्थ हैं, तब कर सकते हो। ये सब चीज़ें इसमें हैं। तो इस चीज़ को कौन देखती है, कारा है, ठीक है, सेंट्रल अडोप्शन रिसोर्स अथॉरिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत आती है। इसने 1 मंथ का अवेयरनेस कैंपेन चलाया है नवंबर रिगार्डिंग अडोप्शन अवेयर प्रोसेस एंड लॉज। कारा क्या है, फिर वही स्टेट्यूटरी बॉडी है अंडर जुवेनाइन जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के तहत इसको बना था। पोर्टल क्या इसका, केयरिंग से चाइल्ड अडोप्शन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम है। किसको, हेग कन्वेंशन ऑन इंटर कंट्री अडोप्शन को फॉलो करती है। और जो अपनी नोडल एजेंसी है वो इंटरनेशनल अडोप्शन के लिए, अडोप्शन जो हम बच्चों करते हैं वो कारा ही अपने को रिप्रेजेंट करती है ना। अडोप्शन टाइप्स अंडर JJ एक्ट कौन कौन से हैं, इन कंट्री, इंट्रा कंट्री, रिलेटिव अडोप्शन एंड स्टेप पेरेंट अडोप्शन। ये 4 तरीके के हैं भाई, कंट्री के अंदर अंदर, फिर रिलेशन में, फिर स्टेप पेरेंट में, और फिर इंटर कंट्री, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, ठीक है। ये इस तरीके का केयरिंग पोर्टल है, आपको अपनी ID बनानी है तब जाके पूरा रेगुलेट करना है। और काफ़ी दिन तक ये चीज़ें चलती है कि मतलब काफ़ी दिन तक, मतलब पूरा जो पेरेंट्स लेंगे, मतलब जो पेरेंट्स या जो कपल इसको बच्चे को अडॉप्ट करने जाते हैं उसकी पूरी निगरानी होती है, पूरा सर्विलेंस होता है ना। तो आपको ये भी याद रखना है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट अपने इकोनॉमी वाले में क्या क्या है।
क्या ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 रिलीज हुआ है, उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है? इंडिया की रैंक है 102 123 कंट्रीज़ में से, ठीक है। 25.8 का हमारा स्कोर रहा है, सीरियस कैटेगरी में हमें रखा गया है। 4 पैरामीटर पे ये निकाला जाता है, अंडर न्यूरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग जो कि 32% है इंडिया में, और उसके बाद चाइल्ड वेस्टिंग जो 18% और चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये 3-4 चीज़ें इसमें रखी जाती हैं। और कंसर्न्ड वर्ल्ड लाइफ आयरलैंड का और वेल द हंगर इल्फे ये जर्मनी का, दो इसको मिलके रिलीज करते हैं ना, रिपोर्ट रिलीज करते हैं। कंसर्न्स वर्ल्ड वाइड आयरलैंड वाला है, और वेल द हंगर हिल्फे ये जर्मनी का, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर सकते हो 4 स्टार। ये पूछा जा सकता है, और पूछा भी इसमें क्या जाएगा कि कौन करता है, क्योंकि यूएन वगैरह नहीं है ना एजेंसी, तो इस तरीके का कि भाई कंफ्यूज करने के लिए इसमें क्या कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल दंगर हिल्फे, ठीक है। और ये 0 से 100 की कैटेगरी में स्कोर आता है, हमारा 25.8 है, तो हम थोड़ा सा सीरियस कैटेगरी में है, ठीक है। कैटेगरी जो 9 या 9 से कम है उसको हम लो में रखते हैं, फिर मॉडरेट, फिर सीरियस, फिर अलार्मिंग और फिर एक्सट्रीमली अलार्मिंग। तो हम सीरियस में हैं, अभी बीच में है, न लो है न मॉडरेट है। और हिस्टोरिकली जो हमारा चाइल्ड वेस्टिंग के कारण है वो बहुत ज़्यादा रहा है हमारे में, परफॉर्म पुअरली ऑन चाइल्ड वेस्टिंग, ठीक है। तो ये आपको देखो, स्टंटिंग क्या होता है, हाइट कम होती है ना, एज के हिसाब से, और ये जो वेस्टिंग है वो वेट कम होता है उम्र के हिसाब से, है ना। तो ये याद रखना है इसको आपको, वेस्टिंग और इसमें स्टंटिंग में क्या हाइट कम होती है, वेस्टिंग में उसका मतलब वेट कम होता है ना बेसिकली। और अंडर न्यूरिश तो भाई उसके पास कितने न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो ये आपको याद रखना है। और उसमें क्या है, जो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स में किस किस चीज़ का, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, WHO, यूनिसेफ, इन सब का डाटाबेस यूज किया जाता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और यूनाइटेड नेशंस जो चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है, इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है, इन सब का डाटा इसमें यूज किया जाता है। ये किसी यूएन एजेंसी के द्वारा रिलीज नहीं किया जा सकता, तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट प्रीलिम ट्रैप है। और इंडिया क्या करता है, वो GHI की मेथोडोलॉजी को हम रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि इनका स्मॉल सैंपल साइज होता है, और अंडर न्यूरिशमेंट एस्टिमेट बेस्ड ऑन द ओपिनियन पोल्स, ये आपको याद रखना है। श्रीलंका क्या, जो हमारे नेबर है, श्रीलंका क्या है, मॉडरेट में है। नेपाल और बांग्लादेश क्या है, वो भी सीरियस में हमारे की तरह है, तो श्रीलंका अपने से थोड़ा सा अच्छा कर रहा है, ठीक है। और लेस देन अगर 9 का स्कोर है तो लो है, 10 से 19 है तो मॉडरेट है, 20 से 34 है तो सीरियस है, 35 से 49 है तो अलार्मिंग है, और अगर 50% से ज़्यादा का स्कोर है तो एक्सट्रीमली अलार्मिंग है। तो ये आपको याद रखना है। और वेटेज क्या है, अंडर न्यूरिशमेंट की जो वेटेज है 1/3 है, और चाइल्ड मोर्टेलिटी की भी 1/3 है, और इन दोनों हाफ स्टंटिंग और वेस्टिंग की 1/6 है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q3 रिलीज हो गया है, ये हर क्वार्टर में एक बार रिलीज करते हैं। तो इतना इसमें क्या है, इंडियन की रैंकिंग पहले जो है, पहले क्वार्टर में मैंने बताया था उसमें गिरी थी, फिर Q2 में थोड़ा इंक्रीज हो गई थी, अब Q3 में भी हम क्या किए हैं, वापिस से ड्रॉप हो गए हैं 85th पोजीशन पे, हम 81st पे भी आ गए थे, 75th पे भी आ गए थे, 78 पे। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है रैंकिंग, क्योंकि साल में 4 बार निकलता है, बस आपको ये याद रखना है ना, क्वार्टरली रिलीज होता है। और हम अभी वीज़ा फ्री जो 57 कंट्रीज़ में जा सकते हैं। सिंगापुर वही फिर से अपनी टॉप पोजीशन पे, सिंगापुर हमेशा अभी थे पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, हमेशा टॉप पे ही रहता है हर क्वार्टर में। और इंडेक्स कौन कौन प्रिपेयर करता है, हेनले एंड पार्टनर्स, बेस्ड ऑन IATA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डाटा के बेस पे ये इसको प्रिपेयर करते हैं, हेनलेज एंड पासपोर्ट पार्टनर्स, सॉरी हेनलेज एंड पार्टनर्स। क्या है, रैंक को रैंक पासपोर्ट, जो पासपोर्ट उनको रैंक करते हैं वीज़ा फ्री और वीज़ा ऑन अराइवल डेस्टिनेशन के बेस पे। जैसे हमारे पास 57 है, तो हम 57 कंट्रीज़ में या तो वीज़ा फ्री जा सकते हैं या वीज़ा ऑन अराइवल हमें मिल सकता है। टॉप कंट्रीज़ कौन कौन सी, जैसे सिंगापुर, जापान, फ्रांस और जर्मनी, ये टॉप कंट्रीज़ हैं। जैसे सिंगापुर फर्स्ट है, जापान और फ्रांस सेकंड पे कंबाइंड है, ऐसे कुछ था, ठीक है। इंडिया इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली, 2010 से हमारी रैंक हमेशा 100 से ऊपर रहती थी, तो हम थोड़ा सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव किए हैं। और हेनले इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू पासपोर्ट इंडेक्स, बिकॉज पासपोर्ट इंडेक्स से वो निकालता है R2 कैपिटल, तो ये हेनले जो पार्टनर्स निकालता है वो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स निकालता है, तो ओनली पासपोर्ट इंडेक्स कौन निकालता है, वो R2 कैपिटल निकालता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, EFTA एंड TEPA एग्रीमेंट है, तो इन दोनों की फुल फॉर्म पहले तो इंपॉर्टेंट है कि जो इंडिया ने साइन किए हैं, TEPA ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद यूरोपियन ट्रेड एसोसिएशंस, ठीक है। तो EFTA क्या है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ हमने TEPA साइन किया है, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हमने साइन किया है। और जो यूरोपियन ट्रेड फ्री ट्रेड एसोसिएशन में, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन में कौन कौन से कंट्री आते हैं वो इधर लिखे हुए हैं, आइसलैंड, लिechtenstein,
नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड, ठीक है। और दिस एग्रीमेंट ये क्या टारगेट करता है कि $100 बिलियन फॉरेन डायरेक्ट एफडीआई इन्वेस्टमेंट एंड 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स क्रिएशंस इन इंडिया और नेक्स्ट 15 ईयर्स। और नेक्स्ट 15 साल में $100 बिलियन तो हमारा एफडीआई आए और 10 लाख से ज़्यादा हमें डायरेक्ट जॉब मिले नेक्स्ट 15 साल में। और जो EFTA है, जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है, ये 1960 में एस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। और ये नॉट इक्वल टू, सिंपल फैक्ट है, EFTA नेशंस आर नॉन EU, ठीक है। तो ये EFTA की कंट्री है नॉर्वे, आइसलैंड, लिंचेस्टन एंड स्विट्जरलैंड, ठीक है। नॉर्मल बातें हैं, ठीक है। हेडक्वार्टर ये देख लीजिएगा, जिनेवा में इनका हेडक्वार्टर है, बस इतना इंपॉर्टेंट और याद रखने का। SBI का क्या है, ग्लोबल रिकॉग्निशन है। SBI क्या हो गया है, वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 और बेस्ट बैंक इन इंडिया बाय ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने इसको बताया है। वर्ल्ड का बेस्ट कंज्यूमर बैंक है 2025 में, ठीक है। इंडिया का लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक है, जिसकी 23% मार्केट शेयर है, और 1955 में इसको फाउंड किया गया था। पहले इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ओनर क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है 57% स्टेक के साथ। और SBI की कुछ सब्सिडरीज भी हैं, देखो SBI कार्ड, जो कार्ड क्रेडिट कार्ड बनाती है, फिर SBI लाइफ है, फिर SBI म्यूचुअल फंड, SBI लाइफ जो लाइफ इंश्योरेंस वगैरह बेचेगी, और SBI का म्यूचुअल फंड भी है, ठीक है। ग्लोबल फाइनेंस इज ए न्यूयॉर्क बेस्ड फाइनेंशियल पब्लिकेशन एस्टेब्लिश इन 1987। तो जो ग्लोबल फाइनेंस जिसने ये रैंकिंग दी है, ये न्यूयॉर्क बेस्ड एक फाइनेंशियल पब्लिकेशन है, 1987 में ये एस्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है अपना, IMF का है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। इंडिया का जो प्रोजेक्शन है ये देख लेते हैं। ये ट्वाइस ए ईयर अप्रैल और अक्टूबर में निकालता है। इंडिया को इसने अभी भी हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का दर्जा ही दिया है, कि इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी ग्लोबली आफ्टर GST रिफॉर्म्स। डोमेस्टिक डिमांड एकदम बढ़ गई है, और ये सब रिफॉर्म्स के बाद इसमें इतना याद रखना कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अपने को बोल रहा है IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। बेसिकली तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन निकालता है, IMF। सेकंड इसमें क्या है कि 2 बार निकालता है साल में, अप्रैल और अक्टूबर। और तीसरा क्या है, इसको फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कंट्री इंडिया को बोला है। इसके अलावा इसमें ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट, अगर नेक्स्ट पॉइंट जाओगे तो फिर IMF जिसने इसको निकाला उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन DC में। फाउंड कब किया था, 1944 ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में। इंडिया का कोटा शेयर क्या है, 2.63%। 2.63% इसमें से कोटा डिसाइड हो जाता है। और जब भी कोई फैसला लेना होता है तो 85% से अगर परसेंट प्लस वोटिंग है, तो तब वो डिसीजन को फाइनल माना जाता है। और US का इसमें 16% का कोटा है, तो US के पास काइंड ऑफ वीटो है, क्योंकि 85% से ऊपर पहुंचेगा ही नहीं कभी अगर US सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसमें याद रखना। तो उसमें इंडिया का शेयर है बहुत कम है, 2.63% है कोटा, ठीक है। उसके बाद UPI का एक्सटेंशन अब कतर में भी चला गया है। इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि 8th कंट्री बन गया है कतर ग्लोबली टू एक्सेप्ट यूनिफाइड इंडिया का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो इंडिया का UPI है। और कौन कौन से कंट्री हैं वो इधर देख लीजिएगा, भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, UAE, कतर। बाकी बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं। इसमें जो अच्छी अच्छी इकोनॉमी जो मेरी नज़र में है, एक तो इसमें सिंगापुर है और एक फ्रांस है, ये इसमें याद रखना। ये आपको मिस हो जाएगा, सिंगापुर और फ्रांस। और कतर ने तो भी किया है लेटेस्ट 8। उसके अलावा कौन कौन से, नेपाल, भूटान पड़ोसी, श्रीलंका पड़ोसी, UAE और मॉरिशस, छोटे छोटे देश हैं, ठीक है। और NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के तहत ये ऑपरेट होता है, ठीक है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो है इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड है, NIPL, उसके तहत ये ऑपरेट होता है। 8 कंट्रीज में है, कतर 8 कंट्री बन गया है। इसमें जो कन्फ्यूजिंग रहेगा आपके लिए फ्रांस और सिंगापुर रहेगा, क्योंकि अच्छे कंट्रीज हैं, उन्होंने भी अपने इसको फॉलो किया है। और UPI हमने 2016 में लॉन्च किया था। 12 बिलियन ट्रांजेक्शन्स पर मंथ ये हैंडल करता है, ठीक है। बस। और कतर का इंडिया का डे स्कोर बहुत अच्छा खासा है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। CPSE रिक्लासिफिकेशन के लिए कमेटी बन गई है TV सोमनाथन जी की अध्यक्षता में। 10 मेंबर कमेटी है जो इसको री इवेल्युएट करेगी क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया को। CPSE जैसे कौन कौन सी होती है क्राइटेरिया, जैसे महारत्ना है ना, उसके बाद नवरत्ना और मिनी रत्ना है ना। और इसमें भी मिनी रत्ना में भी कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, तो इन सब की जो वो होती है ना क्लासिफिकेशन किस बेस पे होगी, वो इसमें जैसे मैं आपको इनका नंबर बताता हूँ कि पिछले साल ये 26 हो गई थी, 2 इसमें रेलवे वाली ऐड हुई थी। और महारत्ना अपनी 14 है, और मिनी रत्ना कैटेगरी 1 62 है, और मिनी रत्ना कैटेगरी 2 12 है। तो ये टोटल 74, 26 और 14 ऐसे याद करना है आपको मोटा मोटा। और TV सोमनाथन की अध्यक्षता में इसको रिक्लासिफिकेशन की कमेटी बनी है। और क्लासिफिकेशन कैसे होता है कि पिछले 3 साल का जैसे बेनिफिट, ये सब इधर लिखा है, एक बार देखते हैं अपन, ठीक है। जैसे क्या क्या है, सेल है नवरत्ना स्टेटस,
महारत्ना बनने के लिए पहले उसके पास नवरत्न होना चाहिए, नवरत्न बनने के लिए पहले मिनी रत्न होना चाहिए, इस तरीके का है। मिनी रत्न कैटेगरी 1, फिर उसके 25,000 करोड़ का लास्ट 3 साल में टर्नओवर हो, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं फिर भी नोट्स में डाल दूँगा, किसी को पढ़ना है तो वो पढ़ सकता है। फिर कैटेगरी 1 के लिए 3 साल का प्रॉफिट होना चाहिए, उसने 3 साल लगातार प्रॉफिट बनाया होना चाहिए। प्री टैक्स प्रॉफिट टैक्स देने से पहले 30 करोड़ का उसके पास प्रॉफिट होना चाहिए। पॉजिटिव नेटवर्थ स्टेटस होना चाहिए मनी रत्ना के लिए, और वेरी गुड रेटिंग होनी चाहिए नवरत्ना के लिए। 3 होनी चाहिए इन 3 ऑफ द 5 लास्ट 5 साल में, 3 साल में से किसी 3 साल में अच्छी उसकी रैंकिंग होनी चाहिए। तो ये सब नॉर्मल है। महारत्ना वाला आप देख लेना, अगर ज़्यादा से ज़्यादा देखना है तो 5,000 करोड़ का से ज़्यादा का उसके पास प्रॉफिट होना चाहिए टैक्स भरने के बाद लास्ट 3 साल में, और नेटवर्थ उसकी होनी चाहिए 15,000 करोड़ से ज़्यादा लास्ट 3 साल में, और टर्नओवर होना चाहिए 25,000 करोड़ से ज़्यादा लास्ट 3 साल में। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार के लिए देख सकते हो इसको, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट था कि टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में इसको इन कैटेगरीज को क्राइटेरिया को रीवैल्यूएट किया जाएगा, ठीक है। और ये डीपीएससी डिफेंस पीएसयू है, ये सेपरेट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर, तो ये इसमें नहीं काउंट होंगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, इसको मिनी रत्ना स्टेटस मिल गया है, ठीक है। इतना याद रखना आपको, ट्रांस कन्फर्ड मिनी रत्ना स्टेटस। और एचएसएल है जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, ठीक है। और मिनी रत्ना 1 की एलिजिबिलिटी क्या है, प्रॉफिट होना चाहिए लास्ट 3 साल में, और नेट प्रॉफिट ग्रेटर देन 30 करोड़ होना चाहिए। तो ये मिनी रत्ना कैटेगरी में आ जाती है, तो ये मिनी रत्ना कैटेगरी में आ गई है, ठीक है। और एचएसएल भी क्या क्या करता है, ऑक्सिलरी नेवल वेसल्स, कोस्ट गार्ड शिप्स एंड रिपेयर एंड रिफिट सर्विसेज, ये जिस तरीके का नाम है उस तरीके का काम है, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है आपको। और इंडिया के पास 12 मेजर शिपयार्ड इंक्लूडिंग है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड भी उनमें से एक है, ठीक है। तो ये हिंदुस्तान कौन सी है, ये हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड एचएसएल, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्वेलकोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है चेनाब रिवर पे, इतना याद रखना है। कल ये पूछा जा सकता है कि आपसे स्वेलकोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है, चेनाब रिवर पे है, ठीक है। इतना इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और इसमें और कुछ है तो इधर देख लो, ये इसकी लोकेशन है श्रीनगर, ठीक है, उसके नीचे से चेनाब रिवर पे, ठीक है। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, ये देखो चेनाब रिवर है अपनी, और ये प्रपोज्ड डैम है ये वाला, ठीक है। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट नीचे पड़ता है, ऊपर रियाजी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। उसके अलावा इसमें क्या है, 1856 मेगावाट का प्रोजेक्ट होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चेनाब है वन ऑफ द 3 वेस्टर्न रिवर अंडर द इंडस ट्रीटी, ठीक है। ये इंडिया अलाउड, ये सब छोड़ो, ये आप देख लेना। सिमिलर क्या क्या डिस्प्यूट है, किशनगंगा और रैटल और बगलीहार, इन प्रोजेक्ट्स पे भी डिस्प्यूट है, नॉट इम्पोर्टेंट। 16 फाइनेंस कमीशन का टेन्योर एक्सटेंशन हो गया है, ठीक है। अरविंद पनगिरिया जी जो हैं इसके चेयरमैन हैं, और 30 नवंबर तक उनका एक्सटेंशन, उनका टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है, जो कि आर्टिकल 280 के तहत फाइनेंस कमीशन का प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है। जो क्या क्या बताते हैं, टर्म ऑफ रेफरेंस क्या होता है इनका, टीओआर, टैक्स डेवल्यूशंस, ग्रांट्स इन एड एंड फिस्कल कंसोलिडेशन वगैरह इनका काम होता है। कमीशन मेंबर टिपिकली इकोनॉमिस्ट होते हैं, फाइनेंस एक्सपर्ट होते हैं, 5 मेंबर होते हैं, और वो फाइनेंस कमीशन एक्ट में बने हुए हैं, न कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए, ये भी याद रखना। उनकी जो योग्यता है वो फाइनेंस एक अलग से एक्ट बना हुआ है उसमें लिखी हुई है, लेकिन जो ये बनेगा वो 280 आर्टिकल जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, ठीक है। और जो 16 फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है 2026-31 के लिए लागू होंगी, और 2011 के पॉपुलेशन और अदर इंडिकेटर फॉर डेवल्यूशंस के लिए यूज कर सकते हैं। इधर साइड में लिखा भी हुआ है, देखो 14th-15th फाइनेंस कमीशन से, 15th फाइनेंस कमीशन से ये चीज़ें चेंज हो गई थी, अब वही आगे फॉलो हो रही है कि जो इनकम डिस्टेंस ऑफ 45% का क्राइटेरिया है, पॉपुलेशन 15 है, ये पॉपुलेशन इधर वाला कट गया है, पॉपुलेशन 2011 वाला इसमें ले लिया गया है, एरिया का 15% ही है, और फॉरेस्ट इकोलॉजी ऐड कर दिया गया है 10%, और डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 12.5%, और टैक्स एफर्ट 2.5%। ये अलग से क्राइटेरिया, ये आप इसमें याद रखना, ठीक है। 6 क्राइटेरियाज हैं मोटा मोटी, इनकम डिस्टेंस, पॉपुलेशन 2011 का, 71 वाला नहीं ले रहे हैं अभी, हमने 2011 पे शिफ्ट हो गए हैं, और 2011 पे शिफ्ट होने के बाद एक हमने डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का एक अलग से क्राइटेरिया डाल दिया है। टैक्स एफर्ट भी 2.5% है। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, पहले खाली फॉरेस्ट कवर था, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी करके डाल दिया है, और एरिया तो रखा ही है 15%, ठीक है। उसके बाद क्या है, बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट 2025, नॉमिनी रिफॉर्म्स कुछ किए हैं। इसमें क्या हुआ है कि पहले एक नॉमिनी आप बना सकते थे,
अब सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स, एफडी और आरडी, इन सब के लिए सिंगल नॉमिनी वाला जो अमेंड जो प्रोविज़न है वो चेंज करके बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट में इसको बढ़ा के 3 कर दिया गया है। ठीक है, सॉरी 4 नॉमिनीज़ कर दिया है, टू 4 नॉमिनीज़ फॉर देयर सेविंग अकाउंट्स। इन सब के लिए 4 नॉमिनीज़ तक आप कर सकते हो। ठीक है, पहले 1 का क्राइटेरिया था। ठीक है, इससे क्या होगा, फैमिली डिस्प्यूट कम होंगे और ईज ऑफ सेटलमेंट आफ्टर डेथ ये आपका हो जाएगा। पार्ट ऑफ बैंकिंग गवर्नेंस मॉडर्नाइजेशन का इनिशिएटिव का एक पार्ट है। ठीक है, आप इतना याद इसमें रखना दोस्तों। लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया है, 55 मिनट के आसपास हो गया। आई थॉट कि इट वुड बी अराउंड 40, क्योंकि अभी 46 पेज हैं और अभी हमारे 22 पेज हो गए। तो ठीक है, मोस्टली 3 लेक्चर्स में हम इसको कवर करने का सोच रहे हैं। ठीक है, और अभी ये अपना ये वाला लास्ट आर्टिकल था। इससे नेक्स्ट में हम एनवायरनमेंट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और हमने क्या किया है, अभी तक हमने इकोनॉमी के और पॉलिटी और गवर्नेंस के मेजर और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमने इसमें कवर कर लिए हैं। लास्ट हमारा ये बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2025 वाला है, जिसमें नॉमिनी की अब जो वो है लिमिट है वो 1 से बढ़ा के 4 कर दिया। अब आप 4 नॉमिनी बना सकते हो, सेविंग अकाउंट के लिए, करंट अकाउंट के लिए, एफडी और आरडीज के लिए। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट्स वगैरह इन सब के लिए। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और आप भी वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को देखिए। और 2026 की आपकी करंट अफेयर यूपीपीसीएस के लिए आपको ये चैनल आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है और ये वीडियोज़ आपको बहुत ही फ़ायदा करने वाले हैं। इसके अलावा 1-2 सीरीज़ और है, एमसीक्यू सीरीज़ में प्लान कर रहा हूँ और एट द सेम टाइम कुछ 50 इंपॉर्टेंट थीम्स फॉर जो रिकरिंग थीम्स हैं यूपीपीसीएस में, उसकी भी एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।